एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनसाइट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन से, सफ़र से इतिहास के। सबसे पहले स्टार्ट हुई अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज, यानी कि यहाँ पे खेती बाड़ी करने वाले लोग रहा करते थे। उसके बाद आए हड़प्पा सभ्यता का पीक टाइम, यानी कि मेच्योर हड़प्पन ज़ेनिथ। हड़प्पा सभ्यता के पीक टाइम के बाद आया ऐसा दौर जहाँ पे वेद लिखे गए और बड़े हवन या अनुष्ठान बनने शुरू हुए। लेटर वैदिक पीरियड में महाभारत भी आई। फिर आए महाजनपद, यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े शहर और 16 महाजनपद बने। फिर मौर्यन और दूसरे बड़े साम्राज्य का दौर आया। फिर आया थानेसर कुरुक्षेत्र के राजा हर्षवर्धन का सुनहरा दौर। अब हम करते हैं अर्ली रूट्स, कुनाल और भिराना, दो महत्वपूर्ण साइट्स की बात करते हैं हम, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। कुनाल ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग 8000 साल पुरानी साइट है, जिसे 1986 में जे.एस. खत्री और एम. आचार्य ने ढूंढा था। यहाँ पे जमीन के अंदर बने गड्ढे वाले घर, पिट ड्वेलिंग्स, या राजाओं जैसे शाही गहने, गोल्ड सिल्वर रिगालिया और कॉपर पिघालने की भट्टी, कॉपर फर्नेस मिले हैं। भिराना फतेहाबाद, जो कि दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी साइट मानी जाती है। इसका एक्सकेवेशन एल.एस. राव ने किया था। इसको आप ऐसे कहें, भिराना भूत सबसे पुरानी साइट। तो यहाँ हाकरा वेयर पॉटरी, यानी कि खास मिट्टी के बर्तन, हाकरा रिवर से आप याद रखिए, खास मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पहिए, टेराकोटा व्हील्स और डांसिंग गर्ल की ग्राफिटी, यानी कि दीवार पर बना चित्र मिला है। हड़प्पन की खुदाई का डेटा अगर हम देखें तो 4 अलग-अलग हड़प्पन साइट्स की लोकेशन और उनकी खोज के बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहले है बनावली, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसे आर.एस. बिश्त ने 1974 में ढूंढा था। यहाँ हड़प्पन सभ्यता के तीनों फेजेस, यानी कि पहला प्री, फिर बीच का मैच्योर, फिर पोस्ट, तीनों फेजेस बनावली में आपको मिलते हैं। यहाँ पे किले जैसा शहर मिलता है, फोर्टिफाइड टाउन। इसका रास्ता रेडियल लेआउट, यानी कि एक सेंटर से निकलने वाली सड़कें पर था, और साथ में मदर गॉडेस आइडल, यानी कि देवों की मूर्ति भी यहाँ मिली है। उसके बाद है फरमाना खास, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतक के लोग बहुत विवेकवान होते हैं। आप ऐसे याद करिए कि डॉक्टर विवेक डांगी द्वारा ढूंढी गई ये हरियाणा की सेकंड लार्जेस्ट साइट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, बताइए फटाफट। यहाँ एक 5 एकड़ का कब्रिस्तान मिला है, सिमेट्री जिसे कहते हैं। इसमें क्या मिले होंगे कब्रिस्तान के अंदर, स्केलेटन्स मिले होंगे और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ मिले हैं। साथ ही सेलाखड़ी कारपेट। फिर आता है मिठाथल, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। इसको सूरज बहा ने 1967 में ढूंढा था। ये लेट हड़प्पन फेज को दिखाता है, जब ये सभ्यता खत्म होने में पतन के कगार पे थी। तो यहाँ से क्या मिले हैं, कॉपर के हथियार मिले हैं। फिर दोलापुर, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये एक पोस्ट हड़प्पन साइट है। यहाँ लोग हंटिंग और फिशिंग किया करते थे, क्योंकि यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे, हड्डियों के टूल्स और ओवल अवन, यानी कि तंदूर जैसे चूल्हे यहाँ पे पाए गए हैं। अब सबसे बड़ी हड़प्पन जो साइट थी वो थी राखीगढ़ी। हम ये लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी, ये 350 हेक्टेयर्स की थी। ये मोहनजोदारो से भी बड़ी थी, और बाद में इसमें 50 हेक्टेयर और जोड़ दिया गया। खुदाई करने वाले थे प्रोफेसर वसंत शिंदे। इनकी देखरेख में हुआ था मोस्ट ऑफ द काम। वसंत शिंदे की देखरेख में हुआ था मोस्ट ऑफ द काम। तो मैप में माउंट 9 को अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखती हैं पकी हुई मिट्टी के टुकड़े, बर्न्ट क्ले क्लॉट्स, और गोल भट्टियां, यानी कि सर्कुलर फर्नेसेस। ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब था या फैक्ट्री एरिया था राखीगढ़ी। अब हड़प्पन्स कहाँ चले गए, पर्यावरण में बदलाव कैसे हुआ, ये देखते हैं। तो फेज 1 था सुनहरा दौर, हड़प्पन जेनिथ। तो पुराने जमाने में मिठाथल और तोशाम जैसे बड़े शहर इसके अंदर आते हैं। तो सरस्वती रिवर सिस्टम के किनारे फल फूल रहे थे ये लोग, नदियां पानी देती थी, खेती का सहारा भी था। फिर क्या हुआ कि भाई नदी सूखने लगी, पोस्ट 1000 बीसी नदी सूखने लगी। फिर क्या हुआ कि भाई नदी सूख गई, खेती नहीं हो पा रही, तो लोगों ने कहीं और जाना स्टार्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया उस जगह को। अब कहाँ गए वो, यमुना साइड चले गए। यमुना रिवर की साइड चले गए तो पानीपत और दिल्ली के पास बस गए। तो इस खाली इलाके में बाद में कौन आए, गाय भैंस चराने वाले आ गए, जो गाय भैंस चराया करते थे, और यहीं से स्टार्ट हो गई वैदिक एज।
अब आ जाइए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे, द बैटल ऑफ 10 किंग्स एंड द कुरुस, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध। ये हम आ गए ब्रॉन्ज एज से निकल गए और वैदिक दौर की तरफ हमने एंट्री कर ली। अब इसके पॉलिटिक्स को समझो। दो बड़े ग्रुप थे। एक था भारत, ये एक आर्यन कबीले यानी कि आर्यन ट्राइब थी, जिसके राजा दिवोदास थे। इन्होंने यादू और पानी को हराया था। तो बाद में जो उनके वंशज थे, किंग सुदास, तो किंग सुदास ने अपने पुराने पंडित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना नया प्रीस्ट बना दिया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती रही। तो जो पुरु थे, पुरु विश्वामित्र इस बात पे गुस्सा हो गए, वो पुरु के साथ मिल गए और उन्होंने एक बड़ा संगठन बना लिया ताकि सुदास को हराया जा सके। अब इनमें युद्ध हो गया, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज युद्ध। ये कहाँ हुआ? ये पारूशनी यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ। रावी को पारूशनी कहा जाता है। तो इसमें जो किंग सुदास थे यानी कि भारत के किंग सुदास, उन्होंने अकेले ही सारे पुरो लाइन्स को हरा दिया था। अब इनमें समझौता कराने वाला था किंग त्रसादु। तो किंग त्रसादु बिचौला बना। त्रसादु ने इनका समझौता करा दिया। फिर इन दोनों ने मिलकर, इन्होंने कहा कि हम मिलकर एक नई आइडेंटिटी बनाएंगे अब, तो उसे हम कहेंगे कुरुस। तो यहां से आए कुरुस, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र और महाभारत की कहानियों को जिन्होंने जन्म दिया। अब आता है कुरुदेश, यानी महाभारत के दौर पे हम आ गए। तो सबसे पहले आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को पहले बोला जाता था स्थानेश्वर। तो ये वही जगह है जहाँ पे 18 दिन की वॉर यानी कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया। यहाँ पे एक जगह है ज्योतिसार, ज्योतिसार नामक की लोकेशन है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इसी भूमि पर वो चक्रव्यूह बनाया गया था जहाँ वीर अभिमन्यु, जो अर्जुन के बेटे थे, उन्होंने अपनी जान दी थी। फिर आता है रोहतक, रोहितिका। तो पुराने जमाने में ये एरिया घोड़ों, मवेशियों यानी कि कैटल और फसलों से भरपूर इलाका था। तो भगवान कार्तिकेय, जो शिवा के बेटे हैं, उनका आशीर्वाद कहते हैं कि इसको था। फिर सिरसा, जिसका पुराना नाम था सारिस्का, और जींद, जिसका पुराना नाम था जयंतीपुरी। जींद का पुराना नाम जयंतीपुरी था, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे कहा जाता है कि जो पांडव थे, पांडवों के बाद जो उनके सक्सेसर आए, वंशज आए, वो थे किंग परीक्षित। तो जब परीक्षित जी ने राज किया, तो ये पूरा किंगडम जो सरस्वती और गंगा नदियों के बीच में फैला हुआ है ना, वहां पे दूध और हनी यानी कि शहद की नदियां बहा करती थी। यानी कि लोग बहुत खुशहाल थे और लोग बहुत अमीर थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े देश बनने लगे, स्टेट्स बनने लगे, जिन्हें हम कहते थे महाजनपद। तो तब हरियाणा की जियो पॉलिटिक्स कैसी थी और बड़े विदेशी आक्रमण को यहाँ से डर कर रुकना पड़ा, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आया कुरु महाजनपद। तो हरियाणा का ज्यादातर हिस्सा कुरु महाजनपद के अंदर आता है, जो एक पावरफुल मोनार्की यानी कि राजतंत्र था। इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली एनसीआर के पास है। इसके आसपास मत्स्य यानी कि साउथ मेवात के इलाके और सूरसेन यानी कि ब्रज रीजन का इलाका भी टच होते थे। फिर आता है मगध इन्फ्लुएंस। धीरे धीरे जब मगध एम्पायर बड़ा हुआ, तो हरियाणा को नंदा और मौर्य के एक्सटेंसिव साम्राज्य में एब्जॉर्ब कर लिया गया था। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर। तो जो अलेक्जेंडर था, वो पूरी दुनिया जीतने निकला था, पर जैसे ही वो ब्यास नदी पर आकर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अलेक्जेंडर के खुफिया जासूसों ने उन्हें बताया था कि हरियाणा और उसके जो आसपास के लोग हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो लड़ने की भी बेहतरीन कला जानते हैं और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली भी बहुत बहुत ज्यादा समृद्ध है। तो उनसे लड़ना कोई आसान नहीं होगा, तो इसलिए वो रुक गए थे अलेक्जेंडर जी। उसके बाद अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी यहाँ पे काफी बोलबाला रहा। बुद्धिस्ट लोकेशन रही सुग, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट सुग। यहाँ पे मिले 5 विहार यानी कि मॉन्क के रहने की जगह। यहाँ पे तकरीबन 1000 मॉन्क रहा करते थे। स्तूपा भी मिला है, जिसमें भगवान बुद्ध के जो बाल हैं और जो उनके नाखून हैं, उनको सुरक्षित रखा गया सुग में। फिर टोपरा, यमुनानगर और थानेसर कुरुक्षेत्र, यहाँ पे भी विहार मिले हैं। इसके बारे में किसने लिखा? थानेसर का नाम आ जाए तो ह्यून-त्सांग। ये हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, चाइनीज ट्रैवलर थे। एच से हर्षवर्धन, एच से ह्यून-त्सांग। टोपरा, यमुनानगर और थानेसर से मिले हैं इन्हें। उसके बाद कोमासपुर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में,
तो यहाँ कुमासपुर में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध खुद आए थे यहाँ पे, सोनीपत में। उसके बाद है जैनिज्म इन हरियाणा। वहाँ पे आते हैं हाँसी, हिसार डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे मिला है खजाना। खजाने में मिली है, हाँसी में मिला है खजाना। खजाने में मिली 52 ब्रॉन्ज इमेजेस, यानी कि कांसे की मूर्तियां। किसकी? जैन तीर्थंकर की। अस्थल बोहर रोहतक और पिंजौर पंचकुला, ये भी बहुत बड़े सेंटर थे। यहाँ पे तीर्थांक पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चक्रेश्वरी के स्टैचू या मूर्तियां मिली हैं। जींद में जो जींद थे, यहाँ पे जैनिज्म के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनकी बहुत बड़ी खूबसूरत मेटल स्टैचू यहाँ पे मिला है। अब बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं मौर्यन आर्टरी की तरफ। तो जो सम्राट अशोक थे, उनके दौर में हरियाणा एक बड़ा ट्रेड रूट और हाईवे कनेक्टिविटी का हिस्सा था। सुग जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये एक महत्वपूर्ण शहर था जहां से मौर्यन पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन और लेड यानी कि शीशे के कॉइन्स मिले हैं, जिन पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। अशोक के टाइम की मोस्ट ऑफ द चीजों पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे लिखा गया, याद रखिए ये। फिर आता है चाणक्य स्तूपा जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो पुराने ईंटों का स्तूपा है, ये ब्रिक स्तूपा है, जो दिखाता है कि बुद्धिस्ट रिचुअल के बारे में, कि यहाँ पे बुद्धिस्ट रिचुअल होते थे। फिर टोपरा कला यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एक मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से बना खंबा, उसके लिए फेमस है। ये अशोकन पिलर है, वो हमने लास्ट क्लास में भी ये किया था। इस पे अशोक के मेजर रोक एडिक्ट्स लिखे हुए थे। 1356 एडी में फिरोज शाह तुगलक इस टोपला पिलर को उठाकर दिल्ली ले गए थे। तो आज हरियाणा ने इस हेरिटेज को बचाने के लिए 27 एकड़ का पार्क बनाया है, जिसमें 30 फुट का अशोक चक्र स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट मौर्यन रिपब्लिक, लोकतंत्र। मौर्यन साम्राज्य के बाद हरियाणा में छोटे छोटे लोकतंत्र कबीले या रिपब्लिक स्टेट उभरे। उसमें है योधेया गण। तो योधेया पूछा गया है एग्जाम में, वो किस प्रकार का है? क्या वो मोनार्की है? नहीं, वो रिपब्लिक है। मोनार्की यानी राजा, एक सिंगल राजा का रूल। रिपब्लिक यानी जहां लोगों को भी सुना जाता है। तो इसकी जो इलाका था वो था रोहतक, हांसी, सिरसा और सोनीपत। इसकी कैपिटल थी प्राकृतनाग। प्राकृतनाग इसको बोला जाता है नौरंगाबाद, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये लोग युधिष्ठिर के वंशज माने जाते हैं और भगवान कार्तिकेय यानी कि शिवा के बेटे की ये पूजा करते थे। इन्होंने कुषाण राजा वासुदेव को हराया था और इनके कॉइन्स पे लिखा होता था कि योध्या रिपब्लिक की जय हो, विक्ट्री ऑफ योध्या रिपब्लिक। अब आते हैं दूसरे, योध्या के बाद कुनिंदा। कुनिंदा थे अंबाला डिस्ट्रिक्ट और हिमालय की फुट हिल्स में यानी कि पहाड़ों के नीचे के इलाके में। ये लोग यमुना और सतलुज के बीच रहते थे और उन्होंने कुषाण को हराने में योध्या का इन्होंने साथ दिया था, कुनिंदा ने। फिर आ जाते हैं ओडम्बरा और अर्जुनिया। तो ये पंजाब बॉर्डर और महेंद्रगढ़ के इलाके में थे। ये भी एलाइड ट्राइबल रिपब्लिक थे, इन्होंने भी कुषाण एम्पायर के पतन में हेल्प की थी। तो रोहतक, हांसी, सिरसा, सोनीपत साइड योधेया, अंबाला साइड कुनिंदा और पंजाब बॉर्डर और महेंद्रगढ़ साइड ओडम्बरा और अर्जुनया, इन सब ने कुषाण को हराने में हेल्प की थी। फिर है अगार रिपब्लिक, जो है व्यापारियों का राज्य। ठीक है, हम बात करें अग्रोहा की। अग्रोहा जिसने इंडिया के बिजनेस कम्युनिटी को एक नई पहचान दी। अग्रोहा में अग्रोहा धाम भी है, वो इन्हीं अग्रवाल कम्युनिटी द्वारा ही बनवाया गया है। तो अग्रो डाका इसे पहले कहते थे। इस रिपब्लिक को लेजेंडरी महाराजा अग्रसेन ने स्थित किया था, जिन्होंने व्यापारियों का एक समृद्ध राज्य बनाया, महाराजा अग्रसेन ने, जिसके सबूत मिले हैं बरवाला, हिसार और अग्रोहा से भारी मात्रा में कॉइन्स यानी खजाने मिले हैं, जो कंफर्म करते हैं कि यहाँ ट्रेड पर चलने वाली एक अच्छी रिपब्लिक पॉलिटी हुआ करती थी। अब अग्रोहा से एक बहुत ही फेमस ईंट मिली है जिस पर संगीत के 7 स्वर भी लिखे गए हैं। इसे कहते हैं द म्यूजिकल बावल्स ब्रिक। सारे गामा पाधानी लिखा गया है इस पे। आज के अग्रवाल और अग्रहारी समाज के लोग अपनी शुरुआत महाराजा अग्रसेन से ही जोड़ते हैं। उनके सम्मान में 2004 में मालदीव देश ने एक पोस्टल स्टैंप भी इशू किया था। अब हरियाणा में कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आए, यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स भी आए। तो इसमें आया सबसे पहले गुप्ता एरा, जिसमें हम पढ़ते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति यानी कि प्रयाग कमेंडेशन।
उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो योद्धाओं ने अपने साम्राज्य को गुप्ता के सामने सरेंडर कर दिया था। मेहरौली आयरन पिलर से पता चलता है कि चंद्रगुप्त दो के प्रभाव पंजाब तक फैला हुआ था। उसके बाद आते हैं हुनों का आक्रमण, द हुनिक इंकर्शंस। तो गुप्ता राजा स्कंद गुप्त जब मर गए थे तो सेंट्रल एशिया से आए हुन आक्रमणकारियों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इनके जो मेन कमांडर थे तोरामाना और मिहिर कुल थे। तो ये पूछा जाता है मेन कमांडर कौन थे, तोरामाना और मिहिर कुल थे। एविडेंस मिलता है सुग यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और अंबाला, वहां से मिलते हैं हुनिक कॉइन्स जो कब्जे की पुष्टि करते हैं। अब आते हैं हम तपुष्या भीति लिनियज पे। गुप्ता और हुन्स के बाद हरियाणा के थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से एक नया और बेहद शक्तिशाली राजवंश उभरा। ये लोग थानेसर से राज करने वाले छोटे चीफ थे। पहले तो पुष्यभूति से लेके आदित्यवर्धन तक ये छोटे चीफ थे। तो ये बाद के गुप्ता राजाओं के फ्यूडटरी सामंत थे जिन्हें महाराजा का टाइटल मिला था। तो सबसे पहले आता है प्रभाकर वर्धन। तो ये इस वंश के पहले पावरफुल रूलर थे जिन्हें प्रतापशील भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी कन्नौज के ग्रहवर्मन से करवाई और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अलायंस यानी कि समझौता इन्होंने खड़ा किया। फिर आए राज्यवर्धन दो। इन्होंने हुन्स के खिलाफ युद्ध लड़ा और अपनी बहन राजश्री को बचाकर कन्नौज को तो आजाद कर लिया, पर गोडा के जो राजा थे शशांक, शशांक ने धोखे से इनका खून कर दिया था। फिर आए हर्षवर्धन। अब अपने भाई की मौत के बाद 606 एडी में बहुत ही कम उम्र में हर्षा गद्दी पर बैठ गए थे और उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को एक करने की इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद आया द गोल्डन एज ऑफ हर्षा। तो ये एशियंट इंडिया के एक बहुत ही सुनहरा दौर माना जाता है एशियंट इंडिया का। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने शिफ्ट किया, अपनी राजधानी बदल दी। अपनी राजधानी इन्होंने हरियाणा के थानेसर से हटाकर सेंटर में स्थित कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर दी। इसके बाद ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया पर राज किया और अपना जो इन्होंने टाइटल है वो इन्होंने रखा साका लोतर पठान। तो ये थोड़ा सा मुश्किल शब्द है बट आप इसे पठान शब्द से याद रख लीजिए। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ इंडिया, यानी कि श्री श्री 1008 पूरे उत्तर भारत के स्वामी, ये मतलब होता है इसका। उसके बाद जीत की सीमा थी। तो जब हर्षा ने साउथ इंडिया की तरफ भी बढ़ने की इन्होंने कोशिश करी तो 634 एडी में नर्मदा रिवर के किनारे चालुक्य राजा पुलकेशिन II ने उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें हरा दिया था। अब हर्षा के कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो ये हर्षा जी खुद, हर्षवर्धन, एक विद्वान राजा थे। इन्होंने 3 संस्कृत के प्लेज लिखे थे जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले था रत्नावली, फिर था प्रियदर्शिका और नागनंद। ये बार बार पूछा जाता है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। तो ये हर 5 साल में प्रयागराज में एक बहुत बड़ा दान पुण्य का कार्यक्रम भी कराया करते थे और अपने आखिरी दिनों में, वैसे तो ये शिवा के भक्त थे पर आखिरी दिनों में इन्होंने महायान बुद्धिज्म को अपना लिया था। अब ये जो इनके शाही कवि थे वो थे बाणभट्ट। इन्होंने हर्षा की बायोग्राफी यानी कि जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। हर्षचरित्र, हर्षा की जीवनी किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। और एक फेमस लव स्टोरी कादम्बरी की भी इन्होंने रचना की थी। एक चाइनीज ट्रैवलर बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे ह्यूनसांग, ज़ुआनज़ांग भी इन्हें कहते हैं, उनके दौर में हर्षा के राजाओं को विजिट किया था और उन्होंने अपनी एक ट्रैवल डायरी थी, उसका नाम था सीयूकी। सीयूकी में हरियाणा और हर्षा के राज्य को बहुत बड़ा काफी उन्होंने जिक्र किया है। अब एंड की तरफ अगर हम आते हैं तो नॉर्थ इंडिया में गुर्जारा प्रतिहारा साम्राज्य का दौर आया। इसने ट्रेड को फिर से बढ़ावा दिया। तो इस दौर की कंफर्मेशन हमें जोधक सिरसा डिस्ट्रिक्ट से मिली है। वहां पे एक इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थर पे लिखा लेख मिला है। तो इनके एक बड़े रूलर थे वत्सराज, उन्होंने हरियाणा पर कब्जा किया था और तोमर लीडर गल्ला को यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यानी देखरेख करने वाला इन्होंने बनाया था।
अब पिहोवा हब की बात करें जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो एम्परर थे मिहिर भोज, मिहिर भोज के राज में पिहोवा, जिसे पुराने जमाने में पिरुथदक कहा जाता है, वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। तो ये जगह एक मैसिव कमर्शियल सेंटर यानी कि बड़े व्यापार केंद्र में बदला गया, जो खासकर अपने इंटरनेशनल हॉर्स ट्रेडिंग मार्केट यानी कि घोड़ों के विदेशी व्यापार के लिए पूरे संसार में मशहूर थी। तो ये मिहिर भोज के नाम पे ही वो गाना है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये मिहिर भोज यही थे राजा भोज। तो हमारी पूरी एंशंट सीरीज का ये सबसे आखिरी और सबसे शानदार स्लाइड पे अब आ जाते हैं, ये है टेपेस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो आपको देख रहे होंगे 3 बड़े पिलर, 3 खंभे दिख रहे हैं आपको। तो ये जो 3 पिलर हैं, ये समझाते हैं कि आखिर सारी बड़ी हिस्ट्री हरियाणा में ही क्यों हुई। सबसे पहले पिलर है ब्रेड बास्केट यानी कि खेती और अन्न का भंडार। उपजाऊ हमारी ज़मीन रही हरियाणा की। कुनाल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के 4200 बीसी के शुरुआती किसानों से लेकर राखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट जैसे बड़े शहरों तक यहाँ के जो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भरा। सोर्स क्या था? इंदस सरस्वती रिवर सिस्टम था, जिसकी वजह से मिट्टी काफी उपजाऊ रही। फिर आए भारत का प्रवेश द्वार। तो अगर आप मैप पर ध्यान से देखें तो एक तरफ बड़े हिमालयाज हैं और दूसरी तरफ थार डेजर्ट रेगिस्तान है। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रास्ता यानी कि बॉटल नेक है, जिसे उत्तर पथ यानी कि द ग्रेट नॉर्दर्न रूट कहा जाता है। तो ये रास्ता एक मैंडेटरी मजबूरी का रास्ता था। तो चाहे वो सम्राट अशोक के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को शांति का संदेश लेकर जाना हो, या फिर सेंट्रल एशिया से आने वाले क्रूर हुन्स, ठीक है, वो भी यहीं से आए। तो सभी को इसी हरियाणा के रास्ते से गुजर के जाना पड़ता था। इसलिए भी ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बना। अब थर्ड पिलर में आती है संस्कृति और इतिहास को गढ़ने वाला। तो हरियाणा कभी भी सिर्फ गुजरने का रास्ता नहीं था, ये वो भट्टी थी जहाँ इतिहास बनता था। तो ये वही जगह थी जहाँ पे पुरु और भरत कबीले आपस में मिले और उन्होंने कुरु वंश को जन्म दिया। और ये वही जगह है जहाँ पे सन्यासियों ने शांति के लिए विहार बनाए। और वही पवित्र भूमि है जहाँ पे थानेसर यानी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से उभरे वर्धन राजवंश के सामंतों ने आगे चलकर पूरे नॉर्थ इंडिया पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो यानी कि पिछले 5000 सालों से हरियाणा की ये धरती सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इतिहास गुजर रहा था या चल रहा था, बल्कि हरियाणा खुद इस देश के इतिहास को लिखने वाला और उसे बनाने वाला असली आर्किटेक्ट रहा है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी एंशंट हिस्ट्री। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर so that I continue the series. Thank you so much.